केमिस्ट्री का जो चैप्टर मेटलर्जी चल रहा था, वह मेटलर्जी चैप्टर आज करीब करीब समाप्त हो चुका है। यहाँ पे लॉन्ग टाइप का कुछ क्वेश्चन बच गया तो उसे या तो बोल करके लिखवा देंगे या तो फिर मतलब जैसे आवश्यकता होगी सिलेबस देखेंगे कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन कितने दे रहे हैं, उसके मुताबिक फिर डिसीजन लेंगे, ठीक है। कारण कि देखिए अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण किस तरह से किया जाता है, किन किन बातों को, किन किन सिद्धांतों को पालन करना पड़ता है, कहाँ पे कौन सा नियम लगाते हैं, कहाँ पे कौन सा विधि अपनाते हैं, ये सारी कहानियां करीब करीब आप लोग को हम डील कर दिए। मतलब अब मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी विद्यार्थी मतलब मेटलर्जी या मेटल से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो वो आप लोग डील कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं नहीं। जैसा कि तुम लोग को बताए थे कि आप लोग चैनल से जितने सारी थ्योरी सुनते हैं वह थ्योरी के अनुसार आप लोग अपने एनसीईआरटी का जो बुक है उसके ऑब्जेक्टिव को भी सोल्व करेंगे। और अगर ऐसा आप करते हैं तो फिर मैं उम्मीद करता हूं कि एग्जाम में आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिस नहीं कर सकता है। और मेनली तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ही कमांड करना है, जो एग्जाम के अलावा कंपटीशन वगैरह में आपका काम देगा। तो मैं यही तुम लोग से उम्मीद रखता हूं कि सभी विद्यार्थी ऑब्जेक्टिव भरपूर बनाएं जो आपको फ्यूचर में भी काम करे। तो आज कुछ क्वेश्चन बचे हुए थे जो रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन भी कभी कभी दे देता है। वह एलिंघम आरेख जो कल बताए, एलिंघम डायग्राम बताए, वह एलिंघम डायग्राम से रिलेटेड कभी कभी आप लोग को रीजनिंग क्वेश्चन उठाएगा। वो कैसे क्वेश्चन उठा सकता है, जैसे कि एक धातु का ऑक्साइड दे देगा और एक अवकारक के रूप में कोई धातु का नाम बताएगा और पूछेगा कि क्या मैंगनीज डाइऑक्साइड को अवकृत करने के लिए अल्युमिनियम का प्रयोग किया जा सकता है, और अगर किया जा सकता है तो क्यों किया जा सकता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का प्रश्न देने से पहले आप सोच लीजिएगा कि एलिंघम आरेख में जिस धातु के ऑक्साइड का नाम वो बोल रहा है और अवकारक का नाम बोल रहा है, तो देखना है डायग्राम में कि उसमें नीचे कौन है और ऊपर कौन है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में सोचिए, अब मैंगनीज डाइऑक्साइड और अल्युमिनियम माने दो, एक मैंगनीज और एक अल्युमिनियम। अब डायग्राम में देखना है कि दोनों के लिए डेल्टा जी का ऋणात्मक मान किसका ज्यादा है, अल्युमिनियम के लिए है कि मैंगनीज के लिए है। अगर एल्युमिनियम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक मान अगर ज्यादा होता है और मैंगनीज का ऋणात्मक मान कम होता है तो फट से आप बोल दीजिए कि यहाँ पे अवकारक के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ध्यान देना आपको है क्या कि दोनों का जो डायग्राम खींचे हैं, ग्राफ खींचे हैं, क्या दोनों ग्राफ आगे जाकर के किसी बिंदु पर कटता है, और अगर कटता है तो निम्न ताप पर कटता है कि उच्च ताप पर कटता है। मान लेते हैं कि चलिए आपका एक धातु का ऑक्साइड बोल दिया, ठीक है, एक धातु का ऑक्साइड है और दो अवकारक का नाम बोल दिया। बात समझ रहे हो ना। जैसे कि मान लेते हैं कि अब आपको दे दिया यानी हेमेटाइट यानी आयरन ऑक्साइड और एक को दे दिया जिंक ऑक्साइड और अवकारक के रूप में दे दिया मान लेते हैं कि चलिए कार्बन दे दिया। अब कहे कि क्या ये दोनों के लिए अवकारक का काम कर सकता है या नहीं, फिर यही बात सोचना पड़ेगा कि देखना है कि कार्बन जब ऑक्साइड बनाता है
तो उसका डायग्राम जो है से और आयरन का डायग्राम फिर जिंक का डायग्राम एक कहीं पर बताओ कटता है कि नहीं कटता है, और अगर कटता है तो निम्न ताप पर कौन कटता है और उच्च ताप पर कौन कटता है, ये भी सोचना होगा। तो जिस बिंदु पर दोनों ग्राफ कट जाता है ये जानना कि वहां पर दोनों अभिक्रिया के लिए डेल्टा जी का मान 0 हो जाता है। बात समझ हो? और डेल्टा जी का मान अगर 0 हो जाता है तो समझिए कि वहां पे अवकारक के रूप में वो काम कर सकता है। बात समझिएगा। यहाँ पर घुमा फिरा के लिंघम आरेख पर वह एक रीजनिंग क्वेश्चन डाल देता है, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है ये लिंघम डायग्राम को, और उस पर जो कल हमने अंकित किया था सभी अवकारक को, नीचे कैल्शियम लिया, फिर एल्युमिनियम लिया, फिर टाइटेनियम लिया, लिए थे ना। तो इसको देखना है कि किसके लिए डेल्टा जी का मान यानी ऋणात्मक मान ज्यादा है और किसके लिए कम है। जिसके लिए ऋणात्मक मान ज्यादा है वो अच्छा अवकारक है, जिसके लिए कम है उसमें अवकारक का गुण कम है, मतलब ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता। बात समझ रहे हो? अब इसी से रिलेटेड देखिए हम एक क्वेश्चन आप लोग के सामने दिए हैं, जैसे चुनाव करना है तो चुनना है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ सुटेबल होगा और क्यों होगा, कारण सहित बताना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, लिखा है कि लिंघम आरेख की सहायता से बताएं कि जिंक ऑक्साइड के अवकरण के लिए अच्छा अवकारक कार्बन होगा या कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, चुनना है। अब यहाँ पर जिंक ऑक्साइड देखिए धातु का ऑक्साइड है, अवकारक के रूप में दो का नाम लिया, कार्बन का और कार्बन मोनोऑक्साइड का। अब चुनने का था कि बताओ ये जिंक ऑक्साइड को से जस्ता को अपकृत करने के लिए ये दोनों में कौन सुटेबल होगा। तो आइए आप लोग ये लिंघम आरेख को सामने रखिए। देखिए कार्बन जो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदला है और वहां पर जो ग्राफ हम खींचे थे वह जेडेन जो जेडेन ऑक्साइड बनाया है, इसको आगे जाकर आरेख को मैंने काटा है, लेकिन याद कीजिएगा कम ताप पर काटा है। देखिए पहला यहाँ पे बात आ गया, काटा है तो कहाँ कम ताप पर काटता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जब कार्बन डाइऑक्साइड में बदलता है तो देखिएगा मैंने कल डायग्राम में कि ये जो है ग्राफ नीचे गिरा था, मतलब ये भी जिंक ऑक्साइड वाले ग्राफ को काटा है, लेकिन ये जो वक्र इसका जो लिया था ये जिंक ऑक्साइड के मैंने ग्राफ को उच्च ताप पर काटा था। देखिए दोनों में अभी बात बता रहे थे तुम लोग के, ये जो कार्बन कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में बदला तो ये जेडेन से जेडेन ऑक्साइड के रूप में जो ग्राफ खींचा था उसको कम ताप पर काटा है, और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में जो बदल गया वह समझिए जिंक ऑक्साइड वाले ग्राफ को काटा है, लेकिन आगे बढ़ के काटा है यानी उच्च ताप पर काटा है। अब समझिए एक निम्न ताप पर कम ताप पर काट रहा है और वो उच्च ताप पर काट रहा है, तो बताओ आपने किसका चयन कीजिएगा, उच्च ताप पर करोगे कि निम्न ताप पर करोगे। उच्च ताप करने का मतलब कि कंपनी वाला को लॉस होगी, उतना ही हीट पैदा करना पड़ेगा, तो उतना ही हीट पैदा करना पड़ेगा। तो यही हम कल बता रहे थे अभी कि जहां पर दोनों कटान होती है उस कटान बिंदु पर दोनों के लिए माने दोनों रिएक्शन के लिए डेल्टा जी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए जिंक ऑक्साइड में अगर कार्बन डाल करके गर्म करोगे तो ऊपर भी जस्ता अलग हो जाएगा, और जिंक ऑक्साइड में भी कार्बन मोनोऑक्साइड मिलाते हो तो ऊपर भी जस्ता अलग हो जाएगा। बट अंतर क्या होगा कि यहाँ पर इन कटान बिंदुओं के बाद ही जहां पर कटता है होकर बाद ही समझो कि वह जिंक ऑक्साइड से जस्ता को अलग करेगा, पहले नहीं। तो यहाँ पर कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा जिंक ऑक्साइड का अपकरण हो सकता है, लेकिन अब कौन का किसके लिए कहा, तो यही बता रहे थे कि अभिक्रिया 1 में कटान बिंदु अपेक्षाकृत निम्न ताप पर है,
तो बताओ, अभी बोले थे कि आप चुनिएगा कौन, निम्न ताप की उच्च ताप। निम्न ताप, इसका मतलब कि निम्न ताप पर कौन काट दिया है, कार्बन। एक मतलब कहेगा कि जिंक ऑक्साइड के लिए कार्बन ही अच्छा अवकारक माना जाएगा। तो यही बता रहे थे तुम लोग के कि इस तरह की क्वेश्चन रटने की बात नहीं है, वहां पर चुनने के पहले खाली ध्यान दे देना है कि कटान बिंदु है तो निम्न ताप पर है कि उच्च ताप पर है। दूसरा ध्यान देना है कि वह ग्राफ में अवकारक जिसको बोल रहा है वो नीचे है कि ऊपर है। अगर नीचे है तो समझे कि सही है, अगर ऊपर हो गया तो फिर समझे संभव नहीं है। तो एलिंगम आरेख की सहायता से सब क्वेश्चन पूछेगा, मैंने अवकारक रिड्यूसिंग एजेंट का सिलेक्शन करे कहेगा, तो वहां पर सिलेक्शन करते समय ये सारी बातों को दिमाग में रखना होगा और वही फिर बना के लिख देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन रहते हैं आपका। अब देखिए इस चैप्टर में हम लोग मेटल पढ़ा, मेटलर्जी पढ़े, लेकिन ये जान लीजिए कि कुछ मेटल ऐसे, कुछ धातु ऐसा है जिसका उपयोग हम शुद्ध रूप में करते हैं, कुछ धातु का उपयोग यौगिक के रूप में भी करते हैं, कंपाउंड्स के रूप में करते हैं। बट कुछ ऐसे मेटल होते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग मिश्रण, मिक्सचर के रूप में करते हैं, जिसको एलॉय कहते हैं या मिश्र धातु कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ मिश्र धातु एलॉय के बारे में आप लोग को हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग समझिए, कोई पूछे कि मिश्र धातु किसे कहते हैं, मिश्र धातु जिसको एलॉय कहते हैं, तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, और इसी का कुछ एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ देता है, तो याद रख लीजिएगा इसको। मिश्र धातु का मतलब होता है कि जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु यानी मेटल्स, जब 2 या 2 से अधिक मेटल्स या मेटल और नॉन मेटल को अगर एक निश्चित अनुपात में अगर तुम मिला देते हो, तब मिलाने के बाद जो होमोजेनियस मिश्रण, मिक्सचर प्राप्त होता है, यानी शब्द याद करना होमोजेनियस, जिसको समान मिश्रण कहते हैं। तो ये समझिए कि आपका मिश्र धातु जो है एक होमोजेनियस मिक्सचर है, लेकिन किसका किसका, तो 2 या 2 से अधिक मेटल्स का या मेटल और नॉन मेटल का, ये दोनों का मिश्रण है, मिक्सचर है, और उसी का नाम एलॉय होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं घर में आपका इस्तेमाल होने वाला पीतल, जिसको ब्रास कहते हो। अब ये पीतल भी समझो कि एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है, जिसमें कॉपर यानी तांबा और जस्ता 2 मेटल मिला करके बनाया जाता है। कॉपर और जस्ता ये दोनों का मिक्सिंग करते हैं, मैंने कॉपर की मात्रा ज्यादा, जिंक का मात्रा कम, तो वही बन जाता पीतल या ब्रास। इसी प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में आप लोग के घर में दिखता है, आपका कांसा का नाम लेते हो, कांसा का बर्तन भी है, कांसा का देखता है स्कूल में घंटी भी होते हैं, कुछ मूर्तियां भी होती है, सिक्का भी होते हैं। तो कांसा जिसको ब्रांज कहते हैं, और ये ब्रांज भी समझो एक एलॉय है, लेकिन इसमें मिलाया जाता है देखिए कॉपर और टीन। वहां देखे था कॉपर और जिंक, लेकिन यहाँ कॉपर और यहाँ पर देखिए टीन है। अब ये दोनों को मिला करके कांसा या ब्रांज बनाया जाता है। तीसरा देखिए होता है जर्मन सिल्वर। कौन सिल्वर? जर्मन सिल्वर बोलते हैं। अब जर्मन सिल्वर देखने में चांदी जैसा ये भी लगता है, लेकिन चांदी की जगह इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब ये जर्मन सिल्वर में देखिए 3 गो मेटल आता है, कॉपर है, जस्ता है, निकेल है। अब ये 3 गो मेटल को मिला करके बनाया जाता है जर्मन सिल्वर, माने ये भी एलॉय है। कभी कभी यही पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में चुनने के लिए कि जर्मन सिल्वर का कंपोनेंट्स है या इनके मुख्य संघटक हैं, और 4 ऑप्शन मार देगा, उसमें से चुनना रहेगा। जैसे कि यहाँ मैग्नीन है। अब मैग्नीन भी एक देखिए आपका एलॉय है, मिश्र धातु है। इसमें देखा ये 2 गो धातु है यानी मेटल है, और 1 गो नॉन मेटल है। कॉपर और टीन देखिए आपका हो गया मेटल, और फास्फोरस हो गया नॉन मेटल।
अब ये तीनों मिलाकर के मैग्नीन बनाया जाता है, जिसका इस्तेमाल देता है फिजिक्स में रेजिस्टेंस के रूप में भी करते हैं आप लोग। इसी तरह से देखा जाए स्टेनलेस स्टील, आप लोग का घर में बर्तन है, ब्लेड वगैरह इसी से बनता है। डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करता है उसका औजार जो होता है वह स्टेनलेस स्टील का बना रहता है। ये स्टेनलेस स्टील में भी 3 मेटल होता है, ये आयरन होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। ये 3 चीज मिलाकर के स्टेनलेस स्टील बना रहता है, जिसमें देखिए जंग नहीं लगता है। और ऐसे अगर लोहा को अगर छोड़ दिया जाए तो देखता है तुरंत जंग लग जाता है। तो लोहा को जंग से बचाने के लिए आपने इसको एलॉय के रूप में बदल दिया, यानी मिश्र धातु के रूप में बदलते हैं। जैसे कि कभी कभी क्रोम इस्पात है, अब क्रोम इस्पात में नामे से पता चल रहा है कि क्रोम का मतलब क्रोमियम, इस्पात का मतलब आयरन, तक क्रोमियम और आयरन दोनों मिलाकर के अगर बनाया तो इसी का नाम पड़ता है क्रोम इस्पात। इसी तरह से बहुत सारा एलॉय होता है। अब लेकिन मेन आपका थोड़ा सा याद रखिएगा, इसका आपको कंपोनेंट्स आपसे बराबर पूछ रहता है ऑब्जेक्टिव में। तो इसके बाद ये मेटलर्जी चैप्टर आपका आज समाप्त होता है। अब आप लोग का एक टास्क दे रहे हैं कि इस चैप्टर का आप ऑब्जेक्टिव बनाएं। जो ऑब्जेक्टिव नहीं बने आप कमेंट्स करें और ये बातें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में आप शेयर करिए कि आपको मने अगर चैनल से न जुड़ा हो तो वैसे विद्यार्थी को भी चैनल से जोड़ने की सलाह दीजिए। कारण समय बीत रहा है, उनकी कोर्स निकल रही है, एक बार अगर आ जाएगा माथा पर एग्जाम तो उनको बहुत सारा प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। तो चलिए आज की क्लास यहाँ पर समाप्त करते हैं। सभी विद्यार्थियों को गुड नाइट।